बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा हम UHS का यूनिट नंबर 3 स्टडी कर रहे थे और यूनिट नंबर 3 के अंदर बेटा जो टॉपिक्स इंक्लूड थे उसमें हमने जो स्टार्ट किया था वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस से स्टार्ट किया था। रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, फिर जेनेटिक कोड है, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, फिर म्यूटेशन और लास्ट में हम जो कुछ टर्म्स हैं इस टॉपिक के अंदर उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट मैं करता हूँ आज ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि DNA से क्या बनता है? मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से क्या बनती है? प्रोटीन्स बनती है। जो पहला प्रोसेस है DNA से मैसेंजर RNA का बनना, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ DNA क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और RNA क्या है? इट इज ऑल्सो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा पूरा का पूरा DNA कभी मैसेंजर RNA के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, हमेशा पार्ट ऑफ DNA मैसेंजर RNA के अंदर कन्वर्ट होता है। तो हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ DNA दैट इज एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड and then translate in the form of protein is actually called as the gene। सबसे पहले MCQ है बेटा लोकेशन का, कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स किधर हो रहा है और इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स किधर हो रहा है। यूकैरियोट्स के केस में आपने पढ़ा हुआ है कि DNA कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि जो उसका DNA है वो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर। इस वजह से प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किधर होना है? साइटोप्लाज्म के अंदर होना है। तो हमने देख लिया दोनों के अंदर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की लोकेशन भी मुख्तलिफ है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से प्रोसीड हो रहा होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि DNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है। देखिए यहाँ पे मैं 2 स्ट्रैंड बना देता हूँ। ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है ये उसका 5 प्राइम एंड है, ये उसका 3 प्राइम एंड है। जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये उसका 3 प्राइम एंड है और ये उसका 5 प्राइम एंड है। डबल स्ट्रैंडेड है DNA। देखें जो हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड होगा, नीचे वाला जो 3 to 5 प्राइम है, इस स्ट्रैंड को हम हमेशा कहेंगे कि ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है DNA का। और जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसको हम नाम देते हैं इट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। तो DNA के हम 2 स्ट्रैंड देख रहे हैं, एक को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम दे रहे हैं, एक को हम कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दे रहे हैं। टेम्पलेट को हम टेम्पलेट कह रहे हैं बिकॉज इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA, यानी कि यही वो स्ट्रैंड है जिसके सामने मैसेंजर RNA बनना है। कोडिंग स्ट्रैंड को हम कोडिंग इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज द कोड्स ऑफ मैसेंजर RNA एग्जैक्टली मैच विद द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA। फर्क सिर्फ कहाँ पे आएगा? मैसेंजर RNA के अंदर जहाँ पर यूरासिल मौजूद है उसको रिप्लेस जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर थायामीन कर रही होगी, क्योंकि DNA के अंदर क्या मौजूद होती है? थायामीन होती है और RNA के अंदर जो है वो यूरासिल होती है। तो हमने इसके अलावा देखना है कि तमाम चीज़ें जो है वो एक जैसी है। इसके बाद बेटा जो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड है ना, इनके और भी नाम मेंशन है हमारी बुक के अंदर। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसेंस। और जो कोडिंग है इसको हम सेंस स्ट्रैंड का नाम भी देते हैं। याद करने का तरीका भी आपको पहले बताया हुआ है
कि पहले दुनिया के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद जो है वो मज़ीद बच्चे प्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, डीएनए से आरएनए बना जा रहा है, तो हम कहेंगे इसके अंदर ना सेंस ही नहीं है, ये आबादी को बढ़ाया जा रहा है। उससे रिलेट करके आपने याद रखना है, जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके अंदर सेंस है। ठीक है बेटा, तो एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का उसको हमने कहा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, विच इज आल्सो नोन एज द antisense strand, while the opposite strand of the template strand is called as the coding strand of the DNA and it is also known as the sense strand। देखिए बेटा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ना, उसके अंदर आपको एक और फर्क भी नजर आएगा, और वो है ट्रांसक्रिप्शन का मेजर एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द आरएनए पॉलीमरेज। हमने पढ़ा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर मेजर एंजाइम होता है ना, वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। उसकी हमने कुछ टाइप्स भी पढ़ी थी, पॉलीमरेज 1 है, 2 है, 3 है। तो फिर मैंने कहा कि जो पॉलीमरेज 3 होता है ना, इट इज एक्चुअली द मेजर एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। याद होगा आपको, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसके अंदर जो मेजर एंजाइम होता है ना, वो आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर अ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। एक ही तरह का जो हमारे पास एंजाइम होता है ना आरएनए पॉलीमरेज, वो तीनों तरह के आरएनएस बना रहे हैं। उसमें मैसेंजर आरएनए भी है, राइबोसोमल आरएनए भी है और ट्रांसफर आरएनए भी है। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें आरएनए पॉलीमरेज की फर्दर 3 टाइप्स हैं, तीनों मेंशन है, और यहाँ से लाजमी एमसीक्यू आता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 is involved in the formation of messenger RNA. RNA polymerase 3 is involved in the formation of transfer RNA. ठीक है बेटा, ये हमने उसकी 3 टाइप्स पढ़ी और हमने कहा कि जो तीनों टाइप्स है ना, उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज के तीनों तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो हमें अंदाजा हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज की फर्दर 3 टाइप्स हैं यूकैरियोट्स के अंदर, और तीनों टाइप्स जो है वो 3 डिफरेंट आरएनएस बनाने के अंदर इन्वॉल्व है। डायग्राम को हम देखते हैं बेटा। डायग्राम के अंदर ना आपको 2 स्ट्रैंड दिखाए हुए हैं। देखें, एक ये स्ट्रैंड आ रहा है, ये इसका 3 प्राइम है और ये इसका 5 प्राइम है। इसी के अलोंग मैसेंजर आरएनए बना हुआ है। देखें, ये जो 3 प्राइम है इसके सामने मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम आया, एंड ऑनवर्ड इसका आगे कौन सा प्राइम आएगा, 3 एंड आएगा। ये मेंशन किया हुआ बेटा। ठीक है बेटा, तो हम कहेंगे कि ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ना, ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसको हम क्या नाम देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड देते हैं। याद रखिएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं। हम यूं नहीं कह सकते कि ये आरएनए के हैं। अलबत्ता हम ये जरूर कहते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, सिर्फ थायामीन और यूरासिल को छोड़ दें अगर आप। तो ये हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े। हम आगे देखते हैं कि बेसिकली ना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट किस जगह से हो रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज की कुछ खसूसियात भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रमोटर साइट। पहले मैं आपको आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताता हूँ। बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसके 2 सब यूनिट्स हैं। एक को हम नाम देते हैं सिग्मा फैक्टर और एक को नाम देते हैं कोर एंजाइम। 2 पार्ट है। जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, इसको हम कहते हैं इट इज एक्चुअली दैट पर्टिकुलर सब यूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज दैट रिकॉग्नाइज द प्रमोटर बाइंडिंग साइट। पहले क्या करता है, प्रमोटर बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करवाता है। देन इट इज इन्वॉल्व इन द रिकॉग्निशन ऑफ पहले रिकॉग्निशन करवा लेगा प्रमोटर बाइंडिंग साइट की, उसके बाद हम कहेंगे कि लैंडिंग भी करवाएगा
किसकी? उस पर्टिकुलर एंजाइम की जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। और वो एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज है। तो हम कहेंगे कि जो सिग्मा फैक्टर होता है ये बेसिकली जो है वो दो काम कर रहा है। एक तो प्रमोटर बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करवा रहा है और आरएनए पॉलीमरेज को वहां पे लैंड करवा रहा है। ठीक है, दो हमने पढ़ लिए। तीसरा, सिग्मा फैक्टर इज इन्वॉल्व इन द करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट भी करवाता है। एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बिगिंस, सिग्मा फैक्टर रिलीज and the remaining part of enzyme is called as the core enzyme। हम कहते हैं कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो अब जो काम कर रहा होता है ना आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट, वो कोर एंजाइम है बेसिकली। इट इज एक्चुअली द कैटालिटिक यूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। और ये एग्जैक्ट इलोंगेशन जो करवा रहा होता है ना सारी की सारी, वो कौन करवाता है? यही कोर एंजाइम करवा रहा होता है। प्रमोटर बाइंडिंग साइट बेसिकली कहां पर मौजूद होगी? याद रखिएगा, प्रमोटर बाइंडिंग साइट जो है वो मौजूद होती है कौन से स्ट्रैंड के ऊपर? आप खुद बताएं। प्रमोटर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए के ऊपर। हमने दो स्ट्रैंड पढ़े डीएनए के, एक हमने पढ़ा टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक हमने पढ़ा कोडिंग स्ट्रैंड। तो सीक्वेंस किसका आगे कंजर्व होगा? यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस कंजर्व होगा कोडिंग स्ट्रैंड का। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए होता है ना, ये एग्जैक्ट रेप्लिका होता है कोडिंग स्ट्रैंड का। तो सीक्वेंस कौन सा आगे कंजर्व हो रहा है जहां जो मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे वो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा सीक्वेंस जो है वो आगे कंजर्व हो रहा है। आगे बेटा बात समझ। तो हम इसको देखते हैं कि अब ना आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है। लेकिन जो प्रमोटर बाइंडिंग साइट है ना, वहां पर जो सीक्वेंस मौजूद है वो दो हैं। एक जो है वो TTGACA है और दूसरा जो है वो TAT है, टाटा बॉक्स सीक्वेंस भी जिसे हम कहते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो है ये जो TTGACA है ये -35 है, यूकैरियोट्स के अंदर -75 है। टाटा बॉक्स सीक्वेंस जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर -10 है और इधर जो है ये -25 है। ये तो एग्जैक्ट रट्टा है जिसे आपने याद करना। मैं आपको बताता हूं कि -35, -75, -10 और -25 किस वजह से आ रहा है। ठीक है, और फिर मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अब इस बात को हम देखते हैं। देखें यहां पर पहली डायग्राम देखें आप, ये वाली ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, नीचे वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। मैंने आपको कहा कि जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ना ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यहां पर ये जो ग्रीन एरिया सारा लेबल किया हुआ है ना, ये प्रमोटर बताया हुआ है। कौन सा रीजन बताया हुआ है? प्रमोटर रीजन बताया हुआ है। अब याद रखिएगा जिस साइड से, ये हम बेसिकली ना केमिकल रिएक्शन की बेस पे बता रहे होते हैं, जिस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टार्ट पॉइंट होता है ना उसे हम कहते हैं ये अपस्ट्रीम है, और जो उसका एंड पॉइंट होता है ना उसे हम कहते हैं ये डाउनस्ट्रीम है। तो देखें जो मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होना है ना वो हमारे पास लेट्स सपोज के इस जगह से हो रहा है। इस वजह से हमने इस एरिया को कहा कि ये अपस्ट्रीम है, हमने इसको डाउनस्ट्रीम नहीं कहा। और उसका एंड इस साइड पे हो रहा है तो इसको हमने कहा कि यहाँ पे रिएक्शन का इख्तिताम हो रहा है तो ये डाउनस्ट्रीम है। तो अक्सर एमसीक्यू के अंदर आ जाता है कि प्रमोटर बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू द जी, नॉट डाउनस्ट्रीम टू द जी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रमोटर एरिया है ना ये अपस्ट्रीम एरिया के पास है, डाउनस्ट्रीम एरिया के पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां से रिएक्शन बेसिकली क्या होना है, स्टार्ट होना है। अगली बात देखें, जो प्रमोटर बाइंडिंग साइट है ना उसके अंदर जो सीक्वेंस मौजूद है एग्जैक्ट उस जगह से मैसेंजर आरएनए की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होती, कुछ न्यूक्लियोटाइड स्किप करके स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज कि ये प्रमोटर बाइंडिंग साइट है। मैंने आपको कहा था कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस जगह पे लैंड करेगा, वो प्रमोटर बाइंडिंग साइट के ऊपर लैंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की हर साइट के ऊपर लैंड नहीं कर सकता।
जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, इसका काम होता है प्रमोटर बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करवाना और फिर एग्जैक्ट लैंडिंग करवाना आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर बाइंडिंग साइट के ऊपर। किस मकसद के लिए? ताकि डीएनए के ऊपर प्रेजेंट सीक्वेंस को प्रूफ रीड किया जाए और फिर उसके सामने कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग लाई जाए और मैसेंजर आरएनए की कंस्ट्रक्शन बेसिकली शुरू हो जाए। ये वो मकसद था। तो हमने कहा कि जो प्रमोटर बाइंडिंग साइट है ना, उसके अंदर जहां आरएनए पॉलीमरेज लैंड हुआ है ना, एग्जैक्ट उस जगह से मैसेंजर आरएनए नहीं स्टार्ट बेसिकली बनना शुरू होता, बल्कि कुछ सीक्वेंस जो है वो स्किप करके बनना शुरू होता है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर इनिशिएट जो होता है ना मैसेंजर आरएनए का बनना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। उसकी वजह से बेसिकली कुछ जो सीक्वेंस है ना वो स्किप हो जाता है। कितना सीक्वेंस स्किप होता है? लेट्स सपोज जो है वो मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूं कि ये 0 है। ठीक है, या जहां पर हम कहते हैं कि एग्जैक्ट स्टार्ट पॉइंट है ना, उसको आप 0 कंसिडर कर लें। मैसेंजर आरएनए बनना है इस लॉन्ग, क्योंकि डीएनए का ये 3 एंड है, ये इसका 5 एंड है। जहां पर जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसका ये 5 एंड होगा और आगे उसका 3 एंड होगा। आगे बेटा बात समझ। तो जो मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं ना, वो आगे की अलोंग बन रहे हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर होती है। तो जहां से स्टार्ट पॉइंट है वो 0 है। अब उससे आगे जितना एरिया वो सारा पॉजिटिविटी को शो करवा रहा है, 0 से पीछे सारी जो है वो नेगेटिविटी है। जितना सीक्वेंस स्किप हो गया ना, उस सारे सीक्वेंस को या जितने न्यूक्लियोटाइड स्किप हो गए उसको हम माइनस कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो TAT है, तो हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड स्किप होने के बाद मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है। यूकैरियोट्स के अंदर 25 न्यूक्लियोटाइड स्किप होने के बाद प्रॉपर मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है। तो ये हमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, हमें प्रमोटर बाइंडिंग साइट का भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए की कंस्ट्रक्शन है ना, वो प्रॉपर आगे से जाके स्टार्ट होती है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये नीचे वाली डायग्राम के अंदर देखें तो ये आरएनए पॉलीमरेज की लैंडिंग दिखाई हुई है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पे आके लैंड कर गया। ये आपको ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स दिखाया जा रहा है, और वो तमाम एरिया जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसको हम नाम देते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है। ठीक है बेटा, जिस एरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रॉपर हो रहा हो। तो ये हमें अंदाजा हो गया प्रमोटर बाइंडिंग साइट का, आरएनए पॉलीमरेज का, और डाउनस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है, और साथ ही हमें अंदाजा हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं इनिशिएशन कैसे हो रही है। आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस टू द डीएनए एट द प्रमोटर एंड अनजिप द 2 strands ऑफ डीएनए। अनजिपिंग हुई हेलिकेज की मदद से, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के सेपरेट हो गए। एक स्ट्रैंड को हमने टेम्पलेट का नाम दिया और दूसरे स्ट्रैंड को हमने कोडिंग का नाम दिया। तो हमने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज आया और आके लैंड कर गया किस जगह के ऊपर, जहां प्रमोटर बाइंडिंग साइट मौजूद थे। अब प्रमोटर बाइंडिंग साइट के अंदर ना कुछ सीक्वेंस स्किप हो गया। जहां से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हुआ उससे पहले का सीक्वेंस जो स्किप हुआ उसे हमने कहा कि ये माइनस है सारा का सारा। ठीक है बेटा, तो इनिशिएशन तब होगी जब आरएनए पॉलीमरेज आके ना प्रॉपर लैंड कर जाएगा। देखें इस पहली डायग्राम के अंदर ना आपको ये स्टार्ट पॉइंट नजर आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है कि जीन है। जीन बेसिकली वो पार्ट है डीएनए का जो ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेट होने की एबिलिटी रखता है। तो ये उसका स्टार्ट पॉइंट है, इससे आगे मैसेंजर आरएनए बनना है, आगे जाके कहीं उसका टर्मिनेशन पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरी डायग्राम के अंदर देखें तो ये आपको रेड सा दिखाया हुआ है। कुछ सीक्वेंस को स्किप करने के बाद आगे आरएनए की फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर आपको दिखाई जा रही है। नीचे वाला स्ट्रैंड
जिसके अलोंग जो है वो मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम दिया जा रहा है। इलोंगेशन देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज देन रीड्स द बेसिस ऑफ डीएनए एंड बिल्ड्स अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ कंप्लीमेंट्री आरएनए कॉल्ड एज द मैसेंजर आरएनए। अब ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अगर हम यूकैरियोट्स का स्टडी कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियस में, अगर प्रोकैरियोट्स का स्टडी कर रहे हैं तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। देखें इलोंगेशन हो रही है, इलोंगेशन कौन करवा रहा है? कोर पार्ट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज या कोर सब यूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, वो बेसिकली करवा रहा है। मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो गया। देखिए जैसे जैसे इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होता है ना, वैसे वैसे हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बबल से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये उसका 5 एंड है, ये बेटा उसका 3 एंड है। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल से आहिस्ता आहिस्ता किधर आता जा रहा है? बाहर आता जा रहा है। टर्मिनेशन, when the enzyme reaches the terminator sequence the RNA polymerase detaches from the RNA molecule and the gene। तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि जो सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल आता है ना, सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल जो आप डीएनए के ऊपर पढ़ते हैं, हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, पहले से मौजूद था, ठीक है। वो क्या था? जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय एटी बेस पेयर, यानी कि जीसी बेस पेयर पहले है, फिर लास्ट में एटी बेस पेयर है, एडेनिन थायामीन है। तो उसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डिटैच हो गया, उसने फर्दर सीक्वेंस को रीड नहीं किया और मैसेंजर आरएनए जो है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। ये हमने इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन को देखा। हम मजीद कुछ पॉइंट्स देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ये देखें बेटा, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5 एंड है, ये 3 एंड है। अगर आप देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बना है, ये वाला सारा का सारा, इसका सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा ना उसके एग्जैक्ट सेम होगा, बिल्कुल वैसा का वैसा सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो हमें अंदाजा हो गया कि जो मैसेंजर आरएनए बना उसका सीक्वेंस जो है वो कोडिंग जैसा ही होता है। अब देखिए आपको बुक के अंदर एक लाइन मिलेगी कि जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है ना वो हेयर पिन लाइक नज़र आता है। कैसे नज़र आता है? देखिए आपको हेयर पिन भी ऐसे नज़र आती है कि ये उसका एक पार्ट है, ये उसका दूसरा पार्ट है, और ये लास्ट में जो है वो कुछ स्वोलन पार्ट उसका नज़र आ रहा होता है हेयर पिन का। तो ये भी बिल्कुल ऐसे है, ये दो आपको पैरेलल लूप्स नज़र आ रही हैं और ये आपको स्वोलन एरिया नज़र आ रहा है उस हेयर पिन का। याद रखिएगा कि जो मैसेंजर आरएनए या फिर आरएनए की कोई भी टाइप है ना, ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ही फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीक्वेंस जो है वो एक दूसरे के सामने आते हैं और इनकी बेस पेयरिंग हो जाती है। देखो ये 5 एंड है मैसेंजर आरएनए का, ये उसका 3 एंड है। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और हमने कहा था कि जीसी और जीसी के साथ साथ जो है वो बेसिकली क्या आएगा? 80 बेस पेयर आएगा। ये जीसी आया, उसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या आएगा? सी जी आएगा। 80 बेस पेयर इस तरीके से आते हैं कि लास्ट में ना कुछ टी अपेयर होते हैं, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए के ऊपर लास्ट में कुछ ए अपेयर होते हैं, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए के ऊपर ना लास्ट में 4 to 6 यू राइबोन्यूक्लियोटाइड आएंगे, जो आपने बुक की लाइन के अंदर पढ़ा। तो वो काफ़ी सारे यू राइबोन्यूक्लियोटाइड आ गए। 5 एंड को हम नाम दे देते हैं, ये मैसेंजर आरएनए का हेड है। 3 एंड को हम नाम दे देते हैं, ये मैसेंजर आरएनए की टेल है। एक हेड है, एक टेल है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, यूकैरियोट्स के अंदर होती है, क्योंकि ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने पढ़ी है कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। अब उसने इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर आना है। ये बाहर साइटोप्लाज्म है, अंदर क्या है? न्यूक्लियस है,
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किधर हो रहा था? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। उसने न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आना है। किस तरफ आना है? राइबोसोम्स की तरफ आना है। किस मकसद के लिए आना है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आना है। जो मैसेंजर आरएनए जो है वो यहां से आ रहा है अंदर, मैसेंजर आरएनए वो जो साइटोप्लाज्म में आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लेवल पर काफी सारे एंजाइम्स भी मौजूद हैं जिन्हें हम हमारी बुक ने जो बताया वो न्यूक्लियेसिस और फॉस्फेटेजेस का नाम बताया। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर को म्यूटेट कर सकते हैं, म्यूटेशन ला सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए ना हम क्या करते हैं, हेड के लेवल पर कैपिंग और टेल के लेवल पर टेलिंग करवाते हैं। 5 एंड के लेवल पर कैपिंग यानी कैप ऐड करवा रहे हैं और 3 एंड के लेवल पर टेलिंग यानी टेल ऐड करवा रहे हैं। तो इस हम जो ये स्टेप है ना इसको हम नाम देते हैं, इट इज एक्चुअली द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या नाम दिया हमने? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का नाम दिया। इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम कहेंगे कि जो हम कैप और टेल ऐड कर रहे हैं ना वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोट्स में हम क्यों आखिर ऐड नहीं करते? इस वजह से नहीं करते क्योंकि दोनों प्रोसेस जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होने हैं। जो मैसेंजर आरएनए है इट डजंट हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। व्हाई? बिकॉज द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है ना वो एट अ टाइम चल रहा होता है। इधर से मैसेंजर आरएनए बन रहा है और उधर से हम कहते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। मैसेंजर आरएनए ने बनने के बाद साइटोप्लाज्म में आना है राइबोसोम्स की तरफ, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होना है। तो हमने कैपिंग और टेलिंग ऐड करवानी है। देखें जो सबसे पहला हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है ना मैसेंजर आरएनए के केस में वो होता है CTP। C क्या है? साइटोसिन है। T क्या है? ट्राई है। P क्या है? फॉस्फेट है। तो हम इसे कहेंगे साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। C किसके साथ बॉन्ड बनाता है? G के साथ। तो आएगा क्या? GTP आएगा। लेकिन ये जो GTP होगा ना गोआनीन, आपने पढ़ा हुआ है कि एडेनिन और गोआनीन प्यूरिन्स की कैटेगरी में है। प्यूरिन्स क्या है? डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है। साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल ये सारे के सारे पायरिमिडीन्स में है और सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है। तो अगर आप GTP को देखेंगे ना आपको इसके रिंग स्ट्रक्चर के अंदर 7 एंड भी नजर आएगा। वो जो 7 एंड आपको नजर आ रहा है ना उस 7 एंड के ऊपर आप CH3 लगा दें तो हम कहेंगे ये क्या बन जाएगा? 7 मिथाइल GTP। 7 एंड के ऊपर हमने क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो हमने कहा ये 7 मिथाइल GTP बन गया। कोई भी न्यूक्लियोटाइड होता है आपको उसके 2 एंड नजर आते हैं। GTP क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। CTP क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसके आपको 2 एंड नजर आते हैं, रिएक्टिव एंड, एक 5 एंड और एक 3 एंड। 5 एंड के ऊपर फॉस्फेट लगा है, 3 एंड के ऊपर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़ा हुआ है। क्योंकि हमने प्रोटेक्शन करनी है तो हम CTP के 5 एंड को GTP के 5 एंड से इस तरह से जोड़ते हैं कि 5 to 5 एंड ऐड करवाते हैं ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो जाए। 5 to 5 एंड ऐड करवाते हैं। आगे बात समझ। तो CTP पहला न्यूक्लियोटाइड था, उसके साथ हमने GTP को ऐड करवा दिया, लेकिन वो GTP 7 मिथाइल GTP और हमने 5 to 5 एंड जोड़ दिया तो हमने कहा उसकी प्रोटेक्शन हो गई है। अब है पॉली ए टेल। देखिए यहाँ पे आपको एक टर्म नजर आ रही है पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल, जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ द टेल या टेलिंग करवाना। तो टेल हम कैसे ऐड करवाएंगे? क्योंकि लास्ट में हमारे पास मैसेंजर आरएनए के ऊपर काफी सारे यूरासिल थे, 4 to 6 यूराइबोन्यूक्लियोटाइड थे।
हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करवा दिया, पॉली ए टेल ऐड करवा दी, काफ़ी सारे एडेनिन ऐड करवा दिए। तो हमने कहा टेल भी प्रोटेक्ट हो गई और कैप भी प्रोटेक्ट हो गई। हम पूरे के पूरे मैसेंजर आरएनए को कभी प्रोटेक्ट नहीं करवा सकते, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैप को, इनिशियल और डिस्टल पोर्शन को, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट को हम प्रोटेक्ट करवा देंगे। तो हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। यहाँ पर देखें आप, ये आपको वही कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि ये आपको गुआनिन है, गुआनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है, ये उसका 7th एंड है जहाँ पे हमने मिथाइल को लगाया था। मिथाइल लगाने के बाद ये क्या बन गया, 7 मिथाइल गुआनोसिन के 7 मिथाइल जीटीपी बन गया। तो हमने इसकी फिर एडिशन कैसे करवाई, हमने 5 to 5 एंड एडिशन करवाई। तो हमने कहा ये क्या हो गई, ये कैपिंग हो गई। ये टेलिंग भी आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाते हैं कि किस तरह से टेल ऐड हो रही है। ये इस स्लाइड के अंदर देखेंगे टेल किस तरह से ऐड हुई है, पॉली ए टेल हमने ऐड की। अब एक आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो बुक में नहीं है लेकिन लास्ट टाइम जो है वो आपकी तरफ से ही क्वेश्चन आया था कि जो मैसेंजर आरएनए है ये है इसका 5 एंड ये है इसका 3 है। मैसेंजर आरएनए जब कंस्ट्रक्ट होता है ना, ये सेगमेंट्स के अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं छोटे छोटे। कुछ को हम इनमें से नाम देते हैं इंट्रॉन्स का और कुछ को हम नाम देते हैं एक्सॉन्स का। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के अंदर क्या फर्क होता है बेटा, इंट्रॉन्स जो होते हैं ना वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है मैसेंजर आरएनए का, जिसे हम कहते हैं विच कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड। विच कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड, और इससे आरएनए स्प्लाइसिंग की मदद से बाद में खत्म कर दिया जाता है। और जो एक्सॉन्स के सेगमेंट्स रह जाते हैं ना वो आपस में कंबाइन होके ना हम कहते हैं एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। तो मैसेंजर आरएनए बेसिकली जो बना ना उसके अंदर दोनों आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म के अंदर बेसिकली बन रहा होता है। इसके अंदर कुछ जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम इंट्रॉन्स और कुछ को एक्सॉन्स का पार्ट नाम देते हैं। जो एक्सॉन्स होते हैं ना ये बेसिकली वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है मैसेंजर आरएनए का जो बेसिकली आगे ट्रांसलेट होने की एबिलिटी रखता है, जिसे हम मैच्योर मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। लेकिन मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनने से पहले इंट्रॉन्स वाला जितना भी सीक्वेंस होता है वो स्प्लाइस्ड अप होके कटिंग होके सारा रिमूव हो जाता है। बाकी जो एक्सॉन्स वाला सीक्वेंस रह जाता है ना उसी को हम मैच्योर मैसेंजर आरएनए का नाम देते हैं। ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट से थोड़ा अबव है, हायर बुक्स के अंदर दिया हुआ है। लेकिन अगर इंट्रॉन्स एक्सॉन्स का कभी पूछ लिया जाए जो कि नहीं पूछा जाता तो आपको पता जरूर हो, ठीक है। एंट्री टेस्ट के अंदर नहीं आता, वैसे आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको बता सकते हैं कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स क्या होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से हो रहा है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो वो तमाम बातें जो है वो हमने इसके अंदर स्टडी करनी। जो हमारा बेटा अगला टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड का, कि जेनेटिक कोड क्या होता है। ये यहाँ पे आ गया, इसके अंदर आपको बेटा कुछ टर्म्स नजर आ रही हैं, पहले जीन की, फिर जेनेटिक कोड की, फिर ट्रिपलेट कोड की, फिर कोडॉन क्या होता है, एंटी कोडॉन क्या है, स्टार्ट कोडॉन क्या है और स्टॉप कोडॉन क्या है। और कुछ हमने एक्सेप्शंस को भी स्टडी करना है। तो जेनेटिक कोड हम कहते हैं इट इज एक्चुअली सबसे पहले जीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट स्पेसिफाई अ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो बेसिकली अमीनो एसिड के सीक्वेंस को स्पेसिफाई कर रहा होता है, या फिर हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड that can express itself in the form of protein is called as the gene. ये part of DNA that can express itself in the form of protein. Genetic code, sequence of nucleotide that specify an amino acid. और याद रखिएगा जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है DNA के ऊपर। ट्रिपलेट कोड, sequence of 3 nucleotide that specify an amino acid. कोडॉन क्या होता है, ट्रिपलेट कोड प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए।
जेनेटिक कोड और कोडॉन में यही फर्क है, हमारी बुक के अंदर मिक्स करके दिया हुआ है, प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ। लेकिन याद रखिएगा जेनेटिक कोड हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए, और वो जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो भी हम कह रहे हैं ट्रिपलेट की फॉर्म के अंदर। कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट कोड है प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। एंटी कोडॉन जो है हम कहते हैं ट्रिपलेट कोड प्रेजेंट ऑन द ट्रांसफर आरएनए, और कोडॉन का अपोजिट होता है एंटी कोडॉन, इस वजह से उसका नाम भी एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। अब देखिए जो जेनेटिक कोड है ना उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, कोडॉन्स कितने हैं, तो हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए के अंदर ना जो टोटल कोडॉन्स होते हैं ना वो 64 है। इन 64 में से दो तरह के कोडॉन्स नजर आएंगे। 61 को हम कहते हैं कि ये सेंस कोडॉन्स है, 3 को हम कहते हैं ये स्टॉप कोडॉन्स है, एंटी सेंस कोडॉन भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम चेन टर्मिनेटर का नाम भी देते हैं। जो ज्यादातर एमसीक्यू आता है ना बेटा वो इस पार्ट से आता है, स्टॉप कोडॉन से। स्टॉप कोडॉन, एंटी सेंस कोडॉन, या फिर हम कहते हैं ये क्या है, चेन टर्मिनेटर है। कौन कौन से हैं ये यहां पे मेंशन है। नॉन सेंस कोडॉन, एंटी सेंस कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, चेन टर्मिनेटर, सारे एक ही टर्म के नाम है मुख्तलिफ। देखें जो नॉन सेंस कोडॉन है उनमें एक UAA, एक UAG, एक UGA, और आपने क्या याद रखना है, AUG जो कि एक स्टार्ट कोडॉन है एंड इट आल्सो इनकोड्स द मेथियोनिन। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है जेनेटिक कोड के हवाले से। अगली बात हम देखते हैं कि जो जेनेटिक कोड है व्हाई इट इज एक्चुअली द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड नॉट द 2 न्यूक्लियोटाइड। तो उसके लिए ना बेटा यहां पर देखिए, अगर तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, तो टोटल हमारे पास जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस 4 है, तो 4⁻⁶, तो टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना वो 16 आते हैं। एंड दीज 16 कोड्स आर एक्चुअली नॉट इनफ टू इनकोड द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ना 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। यूजुअली प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय द 25 अमाइनो एसिड, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 20 अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, तो हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास इस तरह से आता है। आगे बात समझ, तो अगर हम देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 है, तो फिर हम कहते हैं कि जो टोटल कोड बनते हैं वो 64 है, ये इनफ है 20 अमाइनो एसिड को इनकोड करने के लिए। अब एक फंडामेंटल रूल याद रखिएगा कि जो सिंगल कोड होता है ना, इट कैन नॉट इनकोड मोर देन 1 अमाइनो एसिड। एक कोड ना एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं कर सकता, एक कोड की बात होगी, ठीक है। अब देखें, हम यूं नहीं कह सकते कि ये जो AUG है ये मैथियोनिन को भी इनकोड करे और आर्जिनिन को भी इनकोड करे, यानी कि एक कोड की बात हुई है। एक कोड एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं कर सकता, अलबत्ता एक अमाइनो एसिड के लिए मैनी कोड्स हो सकते हैं। एक अमाइनो एसिड के लिए मैनी कोड्स हो सकते हैं, लेकिन एक कोड जो है वो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं कर सकता। जैसा कि हम देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड है आर्जिनिन, इसके लिए जो कोड्स हैं वो AGA भी है, AGG भी है, और इसके अलावा यहां पर भी प्रेजेंट है ये 4 कोड्स।
तो एक से ज़्यादा कोड एक अमाइनो एसिड को इनकोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोड जो है वो एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं कर सकता, जिसकी दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी कि AUG जो है वो मैथियोनीन के लिए स्पेसिफाई है, आर्जिनिन के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम एक अमाइनो एसिड को देख लेते हैं ना, उसके लिए एक से ज़्यादा कोड मौजूद हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा 4 ये हैं, 2 ये हैं, 6 कोड्स हैं वो आर्जिनिन को इनकोड कर रहे हैं। तो आपने स्टार्ट कोडॉन याद रखना है इस टेबल में से, आपने कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वाली एक्सेप्शंस याद रखनी है इस टेबल में से, आपने साथ में जो चीज़ याद रखनी है वो स्टॉप कोडॉन्स है। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की ना एक्सेप्शंस कौन कौन सी मौजूद है। देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की ना हम एक्सेप्शंस देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलें, वहाँ पे क्योंकि जगह नहीं थी। तो क्या जो हमारे पास जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है? यस, लेकिन क्वाइट यूनिवर्सल नहीं होता, बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं होता। इसके यूनिवर्सल होने का फ़ायदा क्या है कि इजीली ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेट हो सकता है, कि वो सीक्वेंस जो मेरे अंदर जेनेटिक कोड का किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को इनकोड कर रहा है ना, तो वो मेरे फादर के अंदर, मेरी मदर के अंदर भी उसी सीक्वेंस को इनकोड कर रहा है। इसका मतलब है यूनिवर्सलिटी का फ़ायदा है, इजीली ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट। अगर यूनिवर्सलिटी ना होती तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो किसको इनकोड करेगा। आगे बेटा बात समझ, तो ये यूनिवर्सलिटी का फ़ायदा है, लेकिन क्वाइट यूनिवर्सल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, ये टेबल मैंने आपको पहले भी बनाई थी। तो एक सीक्वेंस हमारे पास है UGA, यहां पे मैं लिख देता हूं नॉर्मली, आगे मैं लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। नॉर्मली मैं कहता हूं कि ये जो UGA होता है ना, ये इनकोड करता है, नॉर्मली इट इज एक्चुअली द स्टॉप कोडॉन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये इनकोड करेगा ट्रिप्टोफैन को। किसको इनकोड कर रहा है? ट्रिप्टोफैन को इनकोड कर रहा है। इसी तरह से आप देखें AGA, AGG, नॉर्मली ये आर्जिनिन को इनकोड करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दीज आर एक्चुअली द स्टॉप कोडॉन्स। AUA, normally it encodes the isoleucine, and in case of the mitochondria it encodes the methionine। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। इन एक्सेप्शंस को आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये लाजमी MCQ के अंदर बेटा पूछी जाती है। तो ये हमने देख लिया कि जेनेटिक कोड जो है वो बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं होता, यूनिवर्सल ज़रूर है लेकिन मुकम्मल तौर पे यूनिवर्सल नहीं है। तो उसके अंदर हमने कुछ एक्सेप्शंस देख ली। देखें हम क्यों कह रहे हैं कि जो UAG, UGA, UGG ये जो है वो स्टॉप कोडॉन्स है, किस वजह से आखिर कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसे कुछ कोड्स हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं कर सकते। चेन टर्मिनेटर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन के अंदर ना ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को टर्मिनेट करवा रहे होते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन को जहाँ बन जाती है मुकम्मल तौर पे आके ख़त्म करवा देते हैं, तो ये चेन टर्मिनेटर का काम भी करते हैं। तो हमने इस आज के लेक्चर के अंदर बेटा जेनेटिक कोड को स्टडी किया, ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी किया, कुछ हमने बेसिक टर्म्स देखी। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से लाजमी MCQ आते हैं। आपने इन तमाम बातों को जो है वो अच्छे तरीके से देखना है। इनमें से कोई आपको बात समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो बेटा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।
बेटा हम यूएचएस का यूनिट नंबर 3 स्टडी कर रहे थे और यूएचएस के यूनिट नंबर 3 के अंदर आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहलाता है। और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर आपको कुछ मेजर स्टेप्स भी नजर आएंगे, जिसमें जो 3 स्टेप्स हैं वो हमारी बुक के अंदर मेंशन है। पहला जो स्टेप है वो है इनिशिएशन, दूसरा जो स्टेप है वो है इलोंगेशन, तीसरा जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन। एक वो स्टेप जो हमारी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, वो यहां पे मैंने लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, या जिसे हम चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए का नाम भी देते हैं, बैटरिया को चार्ज करना। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमने डिस्कस करना है बेटा। जैसे ही डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना है, मैसेंजर आरएनए ने ट्रांसलेट होना ही है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो बात कॉमन है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, दोनों के अंदर कॉमन बात है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन्स मौजूद हैं उन्होंने खुद को ट्रांसलेट करना है। इस वजह से आपने पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनना। प्रोटीन्स क्या है? अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। मैसेंजर आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इस वजह से आपने पीछे एक बात पढ़ी थी मैसेंजर आरएनए के अंदर कि अभी जेनेटिक कोड में भी हम पढ़ के कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, वो एक अमाइनो एसिड को इनकोड करता है। अगर कोई प्रोटीन है और वो 2000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन है या 574 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन है, आपसे ये पूछा जाए कि बताएं इसके लिए मैसेंजर आरएनए के ऊपर टोटल जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा वो कितना होगा जिसने आगे ट्रांसलेट होना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास टोटल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है उस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को बनाने के लिए रिक्वायर्ड जो है वो आ जाएगा। देखिए ट्रांसलेशन के अंदर जो पहला स्टेप है बताया हुआ, इट इज एक्चुअली द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए का नाम भी देते हैं। ईच ट्रांसफर आरएनए हैज अ ट्रिपलेट कॉल्ड एज द एंटीकोडॉन। कोडॉन का रिवर्स है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना। किधर ट्रांसफर करना? उस साइट के ऊपर जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली हो रही है। अमाइनो एसिड सिंथेटेज, जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, यूजेस द एटीपी हाइड्रोलिसिस टू अटैच एन अमाइनो एसिड टू द स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए। आपने पढ़ा हुआ है कि जो हर एक ट्रांसफर आरएनए है, इट कैन ट्रांसफर अ सिंगल अमाइनो एसिड। इसका मतलब है फॉर ट्रांसफरिंग द 20 अमाइनो एसिड विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, हमें 20 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए चाहिए। यह बात आपने याद रखनी है, ठीक है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए 20 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए हैं। अमाइनो एसिड बेसिकली ट्रांसफर आरएनए कौन सी साइट पे जाके अटैच हो रहा है? उसके 3 प्राइम के ऊपर जाकर अटैच हो रहा है। जहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप पड़ा हुआ है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप निकला और उधर से अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन निकला, तो फिर क्या हुआ? जहाँ पे अमाइनो एसिड आके अटैच हो गया। जो ये इसकी साइट है ना, इसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन साइट, जहाँ पे मेंशन किया हुआ सीक्वेंस जो है वो है AGU। ये AGU एंटीकोडॉन है। इसका जो कोडॉन है मैसेंजर आरएनए पे होगा वो कौन सा होगा? UCA। क्या होगा? एंटीकोडॉन UCA। तो अक्सर ना इस हवाले से कंफ्यूज करने के लिए एक MCQ आ जाता है, मैं MCQ यहाँ पे लिख देता हूँ।
आपने फिर बताना है कि इसका जो है वो एंटीकोडॉन क्या होगा। अगर हमारे पास जेनेटिक कोड है TCA, ये सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड DNA के ऊपर है, बताएं आप इसका एंटीकोडॉन क्या होगा। जो फाइंड आउट करने का तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसका बनाएंगे कोडॉन। DNA से मैसेंजर RNA जब बनेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस T के सामने क्या आता है A, C के सामने क्या आता है G और A के सामने क्या आता है U। ये क्या बन गया, कोडॉन बन गया। हमने बनाना था एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन जो है वो कोडॉन का भी रिवर्स होता है। A के सामने क्या आता है U, ऐसे ही है। G के सामने क्या आता है C, U के सामने क्या आता है A। इसका मतलब ये हुआ एंटीकोडॉन और जो जेनेटिक कोड है वो एक जैसा ही है, बस सिर्फ T और U का फर्क है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड और एंटीकोडॉन आपस में मिलते जुलते हैं, कोडॉन का रिवर्स एंटीकोडॉन होता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर आपके पास जेनेटिक कोड दे दिया गया है तो पहले आप उसका कोडॉन बना रहे हैं, फिर एंटीकोडॉन बना रहे हैं, तो इन बातों को आपने याद रखना है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रही है, उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे लाइंस नजर आ रही हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। Transcription takes place in the nucleus while the translation takes place in the cytoplasm. रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रही है, वो न्यूक्लियस में भी हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती है, और प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रही है, हम बता रहे हैं कि इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। लेकिन जहाँ जहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद है वहाँ भी ट्रांसलेशन हो सकती है। तो ये DNA है, उसकी रेप्लिकेशन हुई, वहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना जिसे हमने कहा मैसेंजर RNA, और फिर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आया जिसे हमने कहा प्रोटीन है। तो हमने कहा ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो इस स्लाइड से आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन का अंदाजा हो गया। ये आ गई। देखिए इनिशिएशन का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस के अंदर बनता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, मैसेंजर RNA चाहिए, साथ में राइबोसोमल सब यूनिट्स चाहिए, ट्रांसफर RNA चाहिए along with अमाइनो एसिड, और कुछ एंजाइम्स भी चाहिए, कुछ एंजाइम्स भी चाहिए। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, राइबोसोमल सब यूनिट आपने पढ़ा हुआ है, दो हैं, स्मॉलर है, लार्जर है। जो स्मॉलर है इसका रोल होता है इनिशिएशन के अंदर, जो लार्जर है इसका रोल किसके अंदर होता है, इलोंगेशन के अंदर। इसका मतलब है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब हमारे पास एक मैसेंजर RNA होगा और उसका ये 5 प्राइम है, ये उसका 3 प्राइम है। स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट आएगा, चाहे हो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट चाहे हो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, उसके ऊपर 3 साइट्स मौजूद होती हैं। एक साइट को हम नाम देते हैं A साइट का, एक को हम नाम देते हैं P साइट, और एक को हम नाम देते हैं E साइट का। E फॉर एग्जिट, E फॉर एग्जिट, P फॉर पेप्टाइडाइल साइट, and A for amino acyl site।
तो हमें पता चल गया कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर ना सबसे पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट आ चुका है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ ज़रूरी थी वो थी चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, और उसमें मैंने आपको बताया क्या है, उसके अंदर अमाइनो एसिड का लिंकेज ज़रूरी है। यानी कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है ना वो प्रॉपर क्या करे, अमाइनो एसिड को लेके आए, और वो अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है। देखिए ये ट्रांसफ़र आरएनए है, ये जो अमाइनो एसिड को लाएगा, सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है वो है मेथियोनीन। सबसे पहला कौन सा है बेटा, मेथियोनीन है। मेथियोनीन के लिए जो इस ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, UAC। यानी कि वो ट्रांसफर आरएनए जिसके एंटीकोडॉन साइट के ऊपर ये UAC सीक्वेंस मौजूद होगा, वो क्या लाएगा, वो मेथियोनीन को लाएगा। इस मेथियोनीन को हम मॉडिफाई कर देते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप लगा देते हैं CHO, और हम कहते हैं ये जो मेथियोनीन है ना वो क्या हो गई है, N-फॉर्माइल मेथियोनीन हो गई, N-फॉर्माइल मेथियोनीन। N टर्मिनल के ऊपर हमने क्या लगाया, कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिए, मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन ऑफ मेथियोनीन। अब ये ट्रांसफर आरएनए आके लैंड करेगा। यहाँ पे फंडामेंटल रूल आपने याद रखना है, जो पहला अमाइनो एसिड होता है ना वो इस राइबोसोमल सब यूनिट की P साइट के ऊपर आता है, पहला। बाकी जितने भी हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सारे के सारे आके A साइट पे अटैच होंगे, सक्सेसिव अमाइनो एसिड। जितने भी हैं सारे के सारे किधर आएंगे, A के ऊपर आएंगे। पहला P पे इस वजह से भी आता है क्योंकि अगले जो अमाइनो एसिड है उसके लिए जगह खाली रहे। अमाइनो एसिड को ला कौन रहा है, ट्रांसफर आरएनए ला रहा है। इसका मतलब है सबसे पहला जो ट्रांसफर आरएनए है ना वो P पे लैंड करेगा, बाकी जितने भी ट्रांसफर आरएनए उन सब ने किसके ऊपर लैंड करना है, A के ऊपर। जो सबसे पहले P साइड के ऊपर सीक्वेंस एक्सपोज होता है ना वो है AUG। इस AUG सीक्वेंस को आके ट्रांसफर आरएनए रीड करता है, और रीड करने के बाद ना यहाँ पे आके लैंड करेगा, तो इसके पास जो एंटीकोडॉन सीक्वेंस होगा वो UAC होगा। इसका मतलब है ये किसको लाया, मेथियोनीन को लाया। इस ट्रांसफर आरएनए की एग्जैक्ट लैंडिंग करवाने के लिए ना एक एंजाइम चाहिए जिसे हम नाम देते हैं इनिशिएशन फैक्टर का। क्या नाम दिया हमने, इनिशिएशन फैक्टर। और ये इनिशिएशन फैक्टर भेजता कौन है, ये इनिशिएशन फैक्टर भेजता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोसेस किधर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। आखिर उसने भी तो कोई रोल प्ले करना है। तो इस इनिशिएशन फैक्टर का काम क्या होता है, एग्जैक्ट लैंडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए ऑन द P साइट। P साइट किसकी है, राइबोसोमल सब यूनिट की। कौन से राइबोसोमल सब यूनिट की, स्मॉलर की, क्योंकि हमने कहा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो इनिशिएशन के प्रोसेस में रोल प्ले करता है। तो अब देखें हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर आरएनए अलोंग विद द अमाइनो एसिड आ चुका है, मैसेंजर आरएनए भी है, राइबोसोमल सब यूनिट भी है, कौन सा है, स्मॉलर है, और साथ में एंजाइम भी है। मैंने कहा था कि यही सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना इसे हम नाम देते हैं, ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर देखिए मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। क्योंकि ये बात हमने सेल बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट विद द मैसेंजर आरएनए इज कंट्रोल्ड बाय द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, while the attachment of the smaller and the larger ribosomal subunit is actually controlled by the magnesium ions. Initiator transfer RNA binds to the start codon, और वो कौन सा है, AUG, मेथियोनीन।
इन द पी साइट ऑफ द राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम है? स्मॉलर राइबोसोम। The larger ribosomal subunit bind to the smaller one so that the initiator transfer R in the P site is to create a functional ribosome। ठीक है, वो हम कहते हैं कि elongation के अंदर आ रहा था लार्जर। अब देखें, ये हमारे पास है स्टार्ट कोडॉन AUG, ये इसकी P साइट है सारी की सारी। ट्रांसफर RNA आया और वो मैथ्योनीन को कैरी करके आया, आके यहाँ लैंड कर गया, इनकी आपस में बॉन्डिंग होगी, ये UAC बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि A साइड भी खाली है, E साइड भी खाली है, दोनों साइड क्या है? बेसिकली खाली है। यहाँ पर जो है वो इनिशिएशन फैक्टर भी आ गया जिसने एग्जैक्ट लैंडिंग करवा दी इस ट्रांसफर RNA की। तो हम कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये बेसिकली क्या है? एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद देखें बेटा आप इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब यहाँ पे याद रखिएगा इलोंगेशन के अंदर लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट का रोल होता है। लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, साथ ही साइटोप्लाज्म जिस एंजाइम को भेजता है उसका नाम जो है वो है इलोंगेशन फैक्टर। इस इलोंगेशन फैक्टर का काम क्या होता है? इसका काम होता है एग्जैक्ट लैंडिंग ऑफ द ट्रांसफर RNA on the A site along with amino acid। फंडामेंटल रूल याद रखिएगा, मैसेंजर RNA है ना, ये इसका 5 एंड है, ये 3 एंड है, ये अपनी जगह फिक्स रहता है। while the ribosomal subunits, ribosomal subunits translocate along मैसेंजर RNA 5 to 3 डायरेक्शन। मैसेंजर RNA ने अपनी जगह पे रहना है, राइबोसोमल सब यूनिट्स ने एक्चुअली ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं। ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। आगे बात समझ बेटा। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ था, पहला जो हमारे पास ट्रांसफर RNA था ना, वो बेसिकली आके P साइड पे अटैच हो गया था। अगला बेसिकली किधर आ रहा है? A के ऊपर आ रहा है। अगला जब A के ऊपर आएगा तो उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होगा ना, तो वो क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस जगह के ऊपर आके ट्रांसफर RNA ने अब लैंड करना है ना, वो खाली नहीं है। कौन सी साइड थी? वो A साइड थी। जैसे ट्रांसलोकेशन होती है, वो ट्रांसफर RNA जो पहले P पे था, ये जब राइबोसोमल सब यूनिट आगे मूव करेंगे वो कहां पे आ जाएगा? E पे आ जाएगा। लेकिन अपने अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करके आएगा। कौन से? जो P पे था वो उस ट्रांसफर RNA ने अपने अमाइनो एसिड को ट्रांसफर किया उस तरफ जो A के ऊपर मौजूद था। इसका मतलब है अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरीके से आएगा कि एक जो हमारे पास देखें, ये मैसेंजर RNA है, ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है, ये हमारे पास लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है, ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, ये A साइट है, ये P साइट, ये E साइट। जब ट्रांसलोकेशन हुई तो एक ट्रांसफर RNA E पे आ गया, वो अपने अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करके आया। जो पहले A पे था वो E पे आ चुका है, लेकिन उसके पास बेसिकली कितने अमाइनो एसिड हैं? 2 हैं। अब याद रखिएगा, मैंने कहा था एक ट्रांसफर RNA एक अमाइनो एसिड को कैरी कर सकता है, इसके पास 2 हैं। तो इन दोनों का आपस में लिंकेज है पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। इस ट्रांसफर दूसरे ट्रांसफर RNA का, इस दूसरे अमाइनो एसिड का इस ट्रांसफर RNA से कोई लेना देना नहीं, आपस में पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए। एक दफा फिर जो है वो A साइड खाली हो गई है। देखिए जैसे ही ट्रांसलोकेशन फर्दर 3 न्यूक्लियोटाइड आगे होगी ना, तो क्या होगा? जो हमारे पास ट्रांसफर RNA E पे था वो एग्जिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो P पे था वो बेसिकली क्या होगा? उसने E पे आना है, लेकिन अपने अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करके आना है। तो जैसे ही अगला ट्रांसफर RNA इधर आया और आके उसने अमाइनो एसिड को बाइंड किया हुआ है, ट्रांसलोकेशन आगे हो रही है, तो ये वाला निकल गया E वाला।
बाहर आ गया, पी वाले ने ई पे आना है लेकिन अपने अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करके आएगा। देखें इस एरो के अंदर आपको नजर आ रही है प्रॉपर बात, तो ये उसको ट्रांसफर करके उधर फिर आगे निकल रहा है। ये बाहर एक निकल गया लेकिन वो ट्रांसफर आरएनए जो पी पे आया पहले उसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ अभी एक अमाइनो एसिड था। इस ये दो जब इस एक के पास आएंगे टोटल 3, इसका मतलब है जो ट्रांसफर आरएनए पी पे आ रहा है उसके पास 3 अमाइनो एसिड होंगे। इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होता रहेगा अनटिल टाइम आएगा कि वो ट्रांसफर आरएनए जो पी पे ऊपर मौजूद है उसके ऊपर प्रॉपर पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कोई स्टॉप सिग्नल नहीं आया, कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आया, कोई नॉन सेंस या एंटी सेंस कोडॉन नहीं आया। जैसे ही ए साइड के ऊपर कोई एंटी सेंस कोडॉन आएगा तो हम कहेंगे अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या हो गया, बेसिकली वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो रुक गया। ट्रांसलेशन का प्रोसेस तब रुक रहा है बेटा, ये देखिए ये हमारे पास है 5 एंड, ये है 3 एंड। यहाँ पर है लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, यहाँ पे है स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। ये ए साइट है, ये पी साइट है। यहाँ पर जो ट्रांसफर आरएनए मौजूद है ना उसके ऊपर पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है। ए साइड के ऊपर कोई भी स्टॉप सिग्नल आ गया, हमने नहीं दिया, पहले से मौजूद है। यूजीए, यूएए, यूएजी, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे अपेयर हुआ है। जैसे ही अपेयर हुआ है उसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, अब सेल जो है वो एक रिलीज फैक्टर भेज देगा। पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के दौरान उसने इनिशिएशन फैक्टर भेजा था, इलॉन्गेशन कॉम्प्लेक्स के दौरान इलॉन्गेशन फैक्टर भेजा, अब टर्मिनेशन के दौरान उसने रिलीज फैक्टर भेजा। रिलीज फैक्टर जैसे ही आके ए के ऊपर अटैच होगा तो इस सारे स्ट्रक्चर को डिसोसिएट करवा देगा। मैसेंजर आरएनए अलग, लार्जर स्मॉलर सब यूनिट अलग हो गए हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सारी की सारी अलग हो गई। इसी को हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस कह रहे हैं। देखें यहाँ पे वो स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर चार्जिंग बताई है ट्रांसफर आरएनए की कैसे हो रही है। दूसरे स्टेप के अंदर बताया हुआ है कि स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट अटैचेस इटसेल्फ टू द 5 एंड ऑन द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। उसके बाद बताया हुआ इट मूव्स अलोंग द मैसेंजर आरएनए अंटिल इट फाइंड्स द स्टार्ट कोडॉन, देयरफॉर द फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए एंड द राइबोसोमल सब यूनिट जॉइन इट, वो आपस में कंबाइन हो गए हैं। चौथे पॉइंट के अंदर बताया हुआ अदर ट्रांसफर आरएनए विद एंटीकोडॉन मैचिंग द मैसेंजर आरएनए फॉल इनटू द प्लेस इन द राइबोसोमल सक्सेसिव अमाइनो एसिड। हमेशा याद रखिएगा ए साइड के ऊपर आते हैं। द फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए ड्रॉप्स ऑफ इट्स अमाइनो एसिड, breaks off and leaves to pick up another amino acid. The second moves over to make room for another transfer RNA. जैसे ट्रांसलोकेशन होगी जो ट्रांसफर आरएनए ई के ऊपर था वो एग्जिट हो गया, वो एक और अमाइनो एसिड को बाइंड करने के लिए अब फ्री हो गया, तो वो अगले ट्रांसफर आरएनए के लिए जगह बना देगा ए के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर बताया हुआ ट्रांसफर आरएनए आफ्टर ट्रांसफर आरएनए ड्रॉप ऑफ देयर अमाइनो एसिड they form a chain of amino acid linked by the peptide bond। अब वो ट्रांसफर आरएनए जो ए पे था जैसे वो पी पे आएगा तो वो जो पी पे पहले मौजूद था उसने अपने अमाइनो एसिड को ए वाले की तरफ ट्रांसफर कर दिया था। अब उसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है। व्हेन द राइबोसोम रीचेस अ स्टॉप कोडॉन इट रिलीज द फिनिश्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे वो स्टॉप कोडॉन के लेवल पर पहुंचे हैं तो वहां पर हम कहेंगे कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली अब क्या होगा, वो प्रॉपर जो है वो रुक जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास था कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। हमने इस प्रोसेस के अंदर कुछ बातों को देखा इंपॉर्टेंट, वो ये कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो किधर है, इनिशिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर हैं, इलॉन्गेशन के लिए क्या रिक्वायर है, टर्मिनेशन के लिए क्या रिक्वायर है, और फिर टर्मिनेशन हो कब रही है। तो इन तमाम बातों को आपने याद रखना बेटा। इस हवाले से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।